हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ला स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रस्तावना हमने पढ़ाया था आप लोगों को। पिछला टॉपिक प्रस्तावना, बहुत सारी बातें बता दी थी हमने। यहाँ मैंने कहा था कि थोड़ी सी बातें और रह गई हैं, जैसे कुछ वाद है, वेरुवाड़ीवाद, केशवानंद भारतीवाद, कब कब प्रस्तावना में क्या कहा गया उसके बारे में कुछ वाद है, वहां से भी प्रश्न आते हैं। हालांकि अधिकतर प्रश्न तो हमने आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। जैसे पूरी प्रस्तावना हमने आपको बताई थी, मुझे उम्मीद है कि आपने लिखा भी होगा उसको। हमने वहां बताया था कि हम, जैसे प्रस्तावना शुरू होती है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो प्रस्तावना में जितने शब्द आए हैं उन सारे शब्दों की व्याख्या से प्रश्न आते हैं, और थोड़े से ही शब्द हैं, 5-7 लाइन का प्रस्तावना है, लेकिन वो उद्देश्य उसका वो बताया था कि हमने उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। उसी का संक्षिप्त और सारगर्भित रूप जो है ये प्रस्तावना है। और अब मैं आपको प्रस्तावना का महत्व, कुछ शब्द हालांकि वहां छूट गए रहे होंगे, हालांकि अधिकतर मैंने जैसे गणराज्य बता दिया था, हम भारत के लोग बता दिया था, पंथ निरपेक्षता बता दी थी, समाजवाद बता दिया था। समाजवाद के बारे में हमने कहा था कि ये रूस की, वैसे तो समाजवादी अवधारणा रूस की है, लेकिन भारत के लोगों ने निजी पूंजीवाद को भी उसमें, पूंजीवाद और समाजवाद में सामंजस्य बिठा के यहाँ शामिल किया है। हालांकि हमने ये भी बताया था आपको कि 91 से जब से ये एलपीजी पॉलिसी लागू कर दी गई, तब से समाजवाद उतना प्रासंगिक नहीं रहा जितना शुरुआत में रहा। और जो हमने प्रस्तावना का महत्व, ये हेडिंग आज की आपकी, प्रस्तावना का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल। तो यहाँ प्रस्तावना का महत्व वो है कि ये संविधान, हम कहते हैं संविधान की प्रस्तावना बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह उन उद्देश्यों और आदर्शों की घोषणा है जिन्हें जनता ने अपने सामने रखा है और जिन्हें वह प्राप्त करना चाहते हैं। जनता जब हम कहते हैं तो हम भारत के लोग, वही हमने कहा भी था कि संविधान के स्रोत के बारे में पता चलता है प्रस्तावना से। संविधान का स्रोत क्या है, पावर कहां से आता है संविधान बनाने का, वो जनता से आता है, अर्थात जनता सर्वोच्च है। वहां हमने प्रश्न भी बताया था आपको कि जनता हो, संसद हो, न्यायपालिका हो, संविधान हो, तो सर्वोच्चता पूछी जाए तो आप अगर जनता हो, हम भारत के लोग लिखा हो तो उसे मानेंगे। अर्थात जनता ने जिन उद्देश्यों की कल्पना करी, जनता ने जिन उद्देश्यों की कल्पना करी या जिन आदर्शों को पाना चाहा, जिन आदर्शों को पाना चाहा, वे सारी बातें प्रस्तावना में निहित है। आप एक लाइन में इसे लिख सकते हैं, प्रस्तावना में निहित है। अब उद्देश्य क्या था, आदर्श क्या था? उद्देश्य क्या माना था? तो हमने आपको बताया था न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता। तो यहां हमने कहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन प्रश्न बहुत देता है, हर एग्जाम में प्रश्न देता है। तो हमने आपको वहां प्रश्न भी बहुत सारे बताए थे। जैसे स्वतंत्रता की बात अगर आती है, स्वतंत्रता की बात अगर आती है तो स्वतंत्रता के बारे में तो मौलिक अधिकार में वैसे वर्णन है। आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19(1) में है, जहां हमने कहा था कि वहां 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता,
धर्म की स्वतंत्रता, समान उपासना की स्वतंत्रता, वहां पे 6 प्रकार के भाषण एवं विचार, वहां भी लिखा है भाषण एवं भाषण देने की स्वतंत्रता, यहाँ भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय को हमने बताया था आपको कि सामाजिक आर्थिक न्याय की बात यहाँ लिखी गई है। ये तो प्रश्न आईएएस में भी पूछा गया है कि सेम इसी क्रम में ये बातें कहाँ लिखी गई हैं। तो हमने आपको वहां बताया था कि वो नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 38 में ये बातें लिखी गई हैं, सेम उसी क्रम में। कभी कभी सीधा क्रम ही पूछ देता है कि इसका क्रम क्या है, प्रस्तावना में भी क्या है और नीति निर्देशक तत्व में क्या है। और यह भी बताया था कि किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को आत्मा कहा था। तो हालांकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये इसी बात को पहले बता लेते हैं। प्रस्तावना को आत्मा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात हमने आपको बताया था, ये ठाकुर दास भार्गव ने की थी। इन्होंने इसका अलंकरण भी कहा था, महत्वपूर्ण पार्ट भी कहा था, लेकिन आत्मा वाला जो पार्ट है ये सर्वाधिक पूछा जाता है। पूछा तो अधिकतर यही जाता है कि संविधान की आत्मा क्या है। तो चूंकि अंबेडकर जी जो है संविधान के अपरिहार्य अंग कह सकते हैं, तो बार बार जब ये संविधान की आत्मा पूछा जाता है तो ये पूछा, उसमें अंबेडकर भी एक ऑप्शन होते हैं। ठाकुरदास भार्गव को कम लोग जो है जानते हैं, तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है। अंबेडकर याद आते हैं, फट से लोग मार देते हैं। अंबेडकर जी ने एक आर्टिकल 32 है, हम आपको जब फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। इसमें न्यायालय ने 5 प्रकार की रिटें जारी करी हैं जनता को न्याय देने के लिए। इसको इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। ये अंबेडकर जी ने कहा है संविधान की आत्मा। अकॉर्डिंग टू अंबेडकर अगर पूछे तो भाई अंबेडकर के अनुसार, अंबेडकर के अनुसार, बाबा साहब के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, ये आर्टिकल 32। लेकिन ठाकुरदास भार्गव के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, यह प्रस्तावना है। और वैसे भी आपसे ये मेंशन ना करे, सीधे पूछे कि संविधान की आत्मा क्या है तो वह प्रस्तावना है। बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा, सिर्फ आत्मा की बात आए, वहां पे आर्टिकल 32 भी लिखा रहता है, लेकिन आत्मा की बात आए तो अगर ये बात ना आए कि अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो आप आराम से प्रस्तावना टिक कर सकते हैं। अगर ये पूछ दे कि आर्टिकल 32, तो वो जो है वहां पे अंबेडकर आ जाएंगे। तो ये संविधान की आत्मा की बात हो गई। सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय अर्थात समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सबको न्याय मिले, और उसके लिए तमाम जो है सामाजिक न्याय, जैसे धर्म, भाषा, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव समाप्त ही कर दिया गया है। आप इसको आप अनुच्छेद 15 में भी पाते हैं जब फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं। तो उसके बाद आर्थिक न्याय की बात की गई, तो ये कहा गया कि भाई अधिकतर लोगों को आर्थिक विषमताओं से, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उसके लिए सरकारी योजनाएं बनाए। ये सारी बात डीपीएसपी में भी की गई है। राजनीतिक न्याय की बात की गई है। राजनीतिक न्याय कहा गया कि भाई सबको जो है, हालांकि बिना भेदभाव के सभी लोगों को जो है राजनीति में भागीदारी का अवसर मिले। अच्छा, वहां देखिए हमने आपको संविधान की प्रस्तावना जब बताया था, तो वहां है कि भाई प्रस्तावना जो है हम सब में क्या है, प्रतिष्ठा बताया था। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता अर्थात सबकी प्रतिष्ठा बरकरार रहे। अवसर की समता, अवसर की समता की बात जब की जाती है तो सेम यही बात आपको अनुच्छेद 16 में फंडामेंटल राइट में भी मिलती है। तो यह भी एक प्रश्न हो सकता है कि भाई अवसर की समता, समान, सबको अवसर, समान अवसर मिले, ऐसा विचार व्यक्त किया गया है। देखिए प्रस्तावना आप पढ़ लेते हैं तो फंडामेंटल राइट की बहुत सारी बातें, नीति निर्देशक तत्व की बहुत सारी बातें, तो और इसके बाद साथ ही साथ ये कहा गया कि व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व,
ये फ्रांस की क्रांति से उद्भव इनका हुआ है। फ्रांस की क्रांति के नारे हैं, जिसको अपने देश की संविधान में भी शामिल किया गया है और प्रस्तावना में भी लिखा गया है। तो ये तीन बातें यहाँ भी मिलती हैं। तो कभी कोई प्रश्न ये भी पूछता है कि हमारी प्रस्तावना पर किसका प्रभाव है। हमने आपको संविधान का विदेशी प्रभाव बताया हुआ है, गणराज्य की व्यवस्था उधर से। तो ये बातें हैं। अब हम आते हैं थोड़ा, जो आज हमने इसके लिए पार्ट 2 लाया मैं, प्रस्तावना पार्ट 2। तो एक वाद हुआ, 3 वाद आपको याद रखने हैं यहाँ पे। 1960 में बेरूबाड़ी बनाम संघ, बेरूबाड़ी वाद आया 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनाया, जो उसने निर्णय दिया, उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है या भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है या अंग नहीं है, दोनों बातें एक जैसी हैं। भाग नहीं है अर्थात इसमें विधायिका या संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती, ये बात आ गई। इसमें विधायिका कोई संशोधन नहीं कर सकती। देखिए पूछा बहुत जाता है ये, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। विधायिका संशोधन नहीं कर सकती, ये बेरूबाड़ीवाद है। बेरूबाड़ीवाद 1960 में, लेकिन इसके 13 साल के बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह एक वाद आया सुप्रीम कोर्ट में, जहां यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब देखिए परिवर्तन देखिए, यहां कहा जा रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किस बात में? बेरूबाड़ी बनाम संघ राज्य में। और यहां कहा जा रहा है कि केशवानंद भारती में कहा जाए, केशवानंद भारती जो केस है वो बहुत बड़ा केस है। पूरे संविधान को इसने जो है तरह तरह का प्रभाव डाला है। लेकिन अब प्रस्तावना में देखिए, प्रस्तावना में यहाँ यह कहा गया 1913 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, इसी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन ठीक उसी प्रकार से किया जा सकता है जैसे संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया जा सकता है। तो सोचिए, अब यहाँ पे संशोधन वाली बात आ गई। तो 2 बातें हो गई, एक बेरूबाड़ीवाद हो गया, एक जो है बेरूबाड़ीवाद हो गया, और दूसरा जो है केशवानंद भारतीवाद हो गया। तो अक्सर देखिए केशवानंद भारती दोनों एक साथ ऑप्शन में रखे जाते हैं, और व्यक्ति यहाँ क्या कहा गया? यहाँ कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन यहाँ कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन उसी प्रकार से किया जा सकता है जैसे संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया जा सकता है। और एक बात और यहाँ पे देखिए, अब एक प्रश्न होता है, हालांकि कई किताबों में ये लिखा हुआ है कि इसी वाद में, केशवानंद भारती वाद में ही संविधान का मूल ढांचा भी प्रस्तावना को घोषित कर दिया गया। संविधान का मूल ढांचा क्या है, ये हम आपको मौलिक अधिकार में समझाएंगे। समय समय पे कोर्ट इसको घोषित करते रहता है, और इस वाद को भी अलग से पढ़ाएंगे। एक बड़ा सा चैप्टर है, उसको हम अलग से समझाएंगे। यहाँ चूंकि प्रस्तावना के संबंध में ये बातें हैं, इस नाते आपको बता दे रहे हैं कि बेरूबाड़ीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अर्थात इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारतीवाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और एक वाद आया, लेकिन मूल ढांचा यहाँ नहीं बताया। मूल ढांचा बताया, एक वाद आया SR बोम्मई, ये 1973 में, ये 1960 में, ये भी बनाम संघ राज्य है, बनाम यूनियन। 1994 में ये बात आई, और यहां ये कहा गया कि
प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। ये अंतर देख लीजिए, संविधान का मूल ढांचा कहा गया एसआर मुंबई में, केशवानंद भारती में कहा गया कि संविधान का भाग है प्रस्तावना, इसमें संशोधन किया जा सकता है। बेरुवाड़ीवाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। बेरुवाड़ीवाद में ही यह बात भी कही गई थी कि प्रस्तावना अगर न्यायालय कहीं व्यथित होता है, कहीं जो है संदिग्ध पाता है संविधान की भाषा को, तो प्रस्तावना की सहायता से निर्णय दे सकता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कोई निर्णय देते समय फंडामेंटल राइट नहीं दे सकता तो इत्यादि को रेफरेंस के साथ साथ प्रस्तावना का भी रेफरेंस अक्सर न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में देता है। इतनी बातें हो गई। एक बात और कि भाई क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है, क्या प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। यह भी एक निर्णय बहुत पूछा जाता है आपसे। ये जानिए कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब इसको न्याय योग्य नहीं, प्रवर्तित कहीं लिखा है न्याय योग्य नहीं, प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। इतनी बातें हैं। तो 3 वाद जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं उनको आपको जानना है, बेरुवाड़ीवाद, केशवानंद भारतीवाद और एसआर मुंबईवाद। एसआर मुंबई में ढांचा घोषित किया, केशवानंद भारती में ढांचा घोषित नहीं किया। प्रस्तावना को स्पेशली ढांचा घोषित किया एसआर मुंबई में। और तो न्यायालय अगर कहीं वो संदिग्ध पाता है तो उसका भी सहायता लेके आराम से निर्णय दे सकता है। अब एक बात आती है, हमने आपको पहले भी बताया था, संविधान सभा में बताया था कि अनुच्छेद 394 था कि लास्ट में लिखा गया ना कि एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल पक्ष सप्तमी को हम इसे अंगीकृत ये भी पूछा जाता है जरा। अंगीकृत मतलब होता है कि हम इसे स्वीकार करते हैं, इस संविधान को हम स्वीकार करते हैं, इस संविधान को हम स्वीकार करते हैं। दूसरा है अंगीकृत हो गया अधिनियमित का मतलब होता है कि हम इसे लागू करते हैं, आज से इस संविधान को लागू करते हैं, इसका उल्लेख है। आज से इस संविधान को लागू करते हैं। और तीसरा है आत्मार्पित, ये आखिरी शब्द है आपकी आत्मार्पित मतलब हम अपने ऊपर संविधान को स्वयं को सौंपते हैं, संविधान को स्वयं को सौंपते हैं। अर्थात अब ये व्याख्या करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। यहाँ ये कहा जा सकता है कि जो नियम कानून बनेगा इसको हम अपने ऊपर लागू करेंगे, और अपने ऊपर लागू करेंगे मतलब हम ही बनाएंगे, हमने स्वीकार किया है कि हम इसे बनाएंगे और इसको स्वयं पर लागू करेंगे। जनता लोकतांत्रिक बात कही गई है, लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने करी थी। ये इतनी बातें हैं जिनको आपको प्रस्तावना के बारे में जानना है, और मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। हाँ, एक चीज और हमने आपको बताया था, इसको जरा नोट कर लीजिए। अंगीकृत का मतलब होता है इस संविधान को हम स्वीकार करते हैं। अधिनियमित है, अधिनियमित का मतलब आज से इस संविधान को लागू करते हैं, और जो नियम कानून बनेगा उसको हम स्वयं को ही सौंपते हैं, स्वयं पर ही करते हैं। आत्मार्पित। और तो वहां हमने एक बात बताई थी कि संविधान में प्रश्न पूछा था एक बार, सिविल सर्विस में पूछा था कि संविधान में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है। ये हमने आपको बताया था, पहली लाइन में 2 बार, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये जो है वहां पे 2 बार। और 1976 में
42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जिसे कहते हैं, और अखंडता, राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए। तो यहां से भी 2 प्रकार के प्रश्न कि ये कब जोड़े गए, और एक या तो कि मूल संविधान में क्या ये सब थे क्या। तो ये बातें हैं। समाजवाद, पंथ, सब मैंने आपको बता दिया है, समाजवाद बताया है। समाजवाद में भारत में जो है, भारत ने एक व्यवस्था करी है कि समाजवाद को, हमने आपको वहां बताया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की थी। इसको समाजवाद नहीं बल्कि लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की थी। उन्होंने कहा था कि भारत का समाजवाद राष्ट्रीयकरण व निजीकरण दोनों का समन्वय करता है। हमने आपको वहां बताया था हल्का सा। समाजवाद का मतलब होता है कि हर किसी भी देश की सारे संसाधनों का राष्ट्रीयकरण हो, उस पर हर जगह जो है निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रीय सरकार को हो। लेकिन भारत ने क्या किया कि निजीकरण और पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का सामंजस्य बिठाया। पंचवर्षीय योजना इसका एक उदाहरण है। मौलिक अधिकार में आप देखेंगे संपत्ति के अधिकार को उठा के फिर से कानूनी अधिकार बना दिया गया, वह भी एक जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये सारी बातें हैं जो जहां से प्रश्न बनते हैं, व्याख्या से प्रश्न बनते हैं। आप अगर इसको ध्यान पूर्वक मेरे दोनों क्लासेस को पढ़ लेंगे प्रस्तावना में, तो फिर आपके कोई प्रश्न प्रस्तावना से बाहर नहीं जाएंगे। हमने आपको ठाकुरदास भार्गव के बारे में बता दी, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बता दिया, प्रस्तावना न्याय योग्य है कि नहीं इसके बारे में बता दिया, और बेरूवाड़ी बात बता दिया। एक बार, केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, एक बार केवल 42वें संविधान संशोधन में। अच्छा, ये प्रश्न हो सकता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, तो प्रस्तावना में सिर्फ अब तक एक ही बार संशोधन किया गया है, एक ही बार संशोधन किया गया है, जो ये 42वां संशोधन हुआ था, जहां पे एक ही बार संशोधन किया गया है। तो यह भी एक प्रश्न हो गया। भारत का कितनी बार उल्लेख? 2 बार। संशोधन कितनी बार किया गया? 1 बार। क्या जोड़ा गया? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इतनी बातें हैं, इतनी बातें आपको जो है याद रखनी है। और वो जो बातें हमने आपको बताई थी वहां पे 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, ये सारी बातें अनुच्छेद 394 में लिखी हैं कि भाई 26 जनवरी 1950 को जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ, मतलब आंशिक रूप से संविधान लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी की ऐतिहासिक तर्क देखते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप में लागू किया गया। ये बात हो अनुच्छेद 394 में लिखी है। और वहां पे 16 बातें, 16 अनुच्छेद वहां हमने आपको बताया, संविधान सभा आप मेरा पढ़ेंगे तो वहां बताया गया है। अधिकतर किताबों में यह मिलता है कि 15 अनुच्छेद लागू किए गए, लेकिन वहां पे 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। ये बातें अब तो इतनी बातें हो गई। प्रस्तावना की भाषा से हमने संविधान पर विदेशी प्रभाव बता दिया है। इतनी बातें हैं, आप इसे पढ़िएगा ध्यानपूर्वक, नोट्स बनाइएगा। और थोड़ा आप लोगों से मेरा निवेदन है कि पढ़ते समय थोड़ा लाइक करिए भाई, कमेंट करिए। प्रश्न नया जो आपको लगता हो कि इसमें कुछ नया प्रश्न आ सकता है, उसको जरा पूछिए, तब मेरा उत्साहवर्धन होगा और आपको भी नॉलेज बढ़ेगा। तो आज का ये क्लास मेरी छोटी सी क्लास है, इसका फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। समाज, व्यक्ति की गरिमा, अखंडता, सारी बातें की गई हैं। ध्यानपूर्वक जरा इसे पढ़िएगा। ये बेरूवाड़ीवाद, केशवानंद भारतीवाद, SR मुंबईवाद, ये 3 वाद अक्सर पूछे जाते हैं, स्पेशली बेरूवाड़ीवाद और वो केशवानंद भारतीवाद। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चल नहीं रहा, बेरूवाड़ीवाद, केशवानंद भारतीवाद, ये दोनों बात सर्वाधिक पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अब आज हमें आप इजाजत दीजिए। आपने हमको सुना, ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आप अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। मेरा बस आपसे ये निवेदन है कि थोड़ा बढ़िया से शेयर करिए अपने दोस्तों में, और लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे हम अगर कुछ छूट रहा हो तो उसको भी इसमें शामिल कर लें। तो आपने
पढ़ के एक बार प्रस्तावना पूरा पढ़िएगा, दोनों पार्ट पढ़िएगा, पढ़ के ये जरूर बताइएगा कि क्या छूटा या आपको क्या समझ में नहीं आया। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।